रेफरेंस इलेक्ट्रोड पढ़ना है, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसकी कंस्ट्रक्शन हमने करी थी और हमने देखा था कि SHE की जो पोटेंशियल है दैट इज ऑलवेज टू बी केप्ट 0 वोल्ट, आइदर इट एक्ट एज एनोड और इट एक्ट एज कैथोड। एंड विद हेल्प ऑफ SHE हम लोगों ने जिंक का पोटेंशियल मेजर करना सीखा था कि जिंक का कैसे हम लोग मेजर कर सकते हैं SHE की हेल्प से। तो जैसे जिंक का सीखा था, मैं एक और अच्छा, तो जिंक का रिजल्ट निकला था हमारा कुछ एंड में कल, याद है तुम लोगों को, हमने ये लिखा था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक कितनी आई थी। कल वाले कॉपी खोल के देखो, ये वैल्यू हमने कल निकाली थी, ठीक है। और ये ऑक्सीडेशन वाली क्यों आई थी याद होगा तुमको, क्योंकि वोल्ट मीटर से हमने ये पता कर लिया था कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जिंक से SHE की तरफ मूव कर रहे थे। ये सेटअप SHE का था, जिंक से SHE की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे थे और इससे हमें पता चल गया था कि जिंक एनोड है। अब ये चीजें याद कर लेनी है, जिंक क्यों एनोड है, क्योंकि जिंक पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और SHE यहाँ पे क्यों कैथोड है, क्योंकि उस पर रिडक्शन हो रहा है। तो जो वोल्ट मीटर ने हमको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बताई थी वो 0.76 वोल्ट थी। पोटेंशियल डिफरेंस EMF जो होता है, आज पढ़ेंगे EMF डिटेल में, वो दोनों पोटेंशियल्स को मिला के बनता है। इधर ऑक्सीडेशन हो रही है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक की, प्लस इधर क्या हो रही थी, रिडक्शन, तो रिडक्शन पोटेंशियल SHE की। अब SHE की तो कोई मर्जी पोटेंशियल हो, चाहे ऑक्सीडेशन चाहे रिडक्शन, जीरो लेनी है, तो इसको जीरो रखा तो हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक की ही वैल्यू 0.76 वोल्ट निकल के आई। आगे बात समझ में, ये हमने कल किया था। अब एक चीज तुमको समझाने जा रही हूँ बेटा, जो ये रिजल्ट निकला है ये जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। आज वाला लेक्चर बहुत ध्यान से सुनना है, मुश्किल कुछ नहीं है, बस मैंने पोटेंशियल्स को कंपेयर करना सिखाना है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट होता है कि पोटेंशियल्स कैसे कंपेयर करने हैं, ठीक है। ध्यान दो इधर। जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतना, OP I will use for oxidation potential and RP I will use for reduction potential। और मैं अपनी तरफ से समझा दूंगी, आपको जो भी डाउट हुआ बीच में टोक के मुझसे पूछ लेना। जब कोई भी इलेक्ट्रोड की तुम पोटेंशियल देखते हो ना, जैसे यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड की हमने पोटेंशियल ऑक्सीडेशन वाली इतनी करी है, ठीक है ना, तो याद रखना उसी एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बेटा दोनों की सेम होती है, जस्ट साइन ऑपोजिट हो जाते हैं। कोई भी एलिमेंट की मैं बात करूं, एक और एग्जांपल दे देती हूँ तुमको मैं। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल इतना होती है वैल्यू। अब ये आई कैसे, तुमको पता है कि SHE की हेल्प से मेजर किया होगा सेटअप बना बना के। अब हमने हर एक के लिए नहीं करना, मैंने तुमको जिंक के लिए समझा दिया, ऐसे किसी के भी साथ कर सकते हो। कॉपर जोड़ लो, मैग्नीशियम कंबाइन कर लो, लिथियम कंबाइन कर लो, हर एक की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो एक वैल्यू निकल के आएगी, जैसे जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल के आ गई, बट हमें ये मालूम होता है कि एक इलेक्ट्रोड की जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या जो रिडक्शन पोटेंशियल है, जो भी निकलेगा एक्सपेरिमेंट से, दूसरी वाली की वैल्यू बराबर होगी, बट साइन ऑपोजिट होता है। जैसे जिंक की हमने निकाली तो एक्सपेरिमेंट से जिंक की कौन सी वैल्यू निकली थी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकली थी, जिंक इतनी आई थी। बट मुझे अब पता है कि जिंक की ही रिडक्शन पोटेंशियल इतनी ही होगी, बट साइन ऑपोजिट होगा। पहली बात तो ये याद रखना। कॉपर का तुम सेटअप इसके साथ लगाओ, किसके साथ, SHE के साथ, तो तुम देखोगे कि कॉपर की तुम्हारे पास रिडक्शन पोटेंशियल निकल के आएगी, उसकी वैल्यू इतनी आएगी, तो कॉपर की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मान्या कितनी होगी,
रिडक्शन वैल्यू इतनी निकल के आई, तो कॉपर की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितनी होगी? मान्या, कैन यू लिसन टू मी? यस मैम। तो बताओ। माइनस में सेम वैल्यू होगी। क्या? -0.34। हाँ, वही मैंने बताया ना कि जो पता है दूसरी वाली बराबर मैग्नीट्यूड है, बस साइन ऑपोजिट कर देना। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, बस बात इतनी सी है कि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम रखनी है, साइंस ऑपोजिट होते हैं। कॉपर की नेगेटिव क्यों आ रही है वो मैं समझाती हूँ, बिल्कुल समझाती हूँ। तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है जशन। अभी पहले मैं जस्ट इतना बताने की कोशिश कर रही हूँ कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स का जो साइन है वो ऑपोजिट होता है। अब जैसे जशन ने पूछा है उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जशन के क्वेश्चन का आंसर इस चीज में लाई करता है कि मतलब क्या हो रहा है इनका। ठीक है, पहले मैं जिंक की एग्जांपल लूंगी, फिर मैं कॉपर की लूंगी। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक कितनी होती है वैल्यू, प्लस इतनी। अब मैं तुमको इनके मतलब समझाने जा रही हूँ। किसके विद रिस्पेक्ट टू समझाऊंगी? एसएचजी के। एसएचजी के विद रिस्पेक्ट टू समझाने के बाद फिर हम किसी के भी कंपैरिजन में कंपेयर कर सकते हैं। पहले एसएचजी को देखते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक की इतनी थी। अब मैं तुमको पूछूं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एसएचजी कितना होता है, तो तुम क्या बोलोगे? 0 वोल्ट। एसएचजी का तो हमेशा ही 0 रखना है, चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछिए चाहे रिडक्शन पोटेंशियल पूछिए। अब इन दोनों को कंपेयर करो, मतलब क्या है इसका? पोटेंशियल कल समझाया था। पोटेंशियल का मतलब बेटा बेसिकली, पोटेंशियल का मतलब है टेंडेंसी। क्या मतलब है? टेंडेंसी। ठीक है, एक तो ये चीज याद रखना। एक मैं हिंदी में एक लाइन लिख रही हूँ वो याद रखना, जिसकी जो वैल्यू ज्यादा होगी, जिसकी जो वैल्यू ज्यादा होगी उस पे वो होगा। क्या मतलब है इसका? देखते हैं। जिसको बोलते हैं, ये मंतर होता है, ये मंतर है पोटेंशियल्स को समझने के लिए। जिसकी जो वैल्यू ज्यादा होगी, मैं कंपेयर कर रही हूँ जिंक और एसएचजी को। कंपैरिजन करने के लिए दोनों को मैंने सेम रख लिया, दोनों की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देख ली। किसकी कौन सी वैल्यू ज्यादा है? यहाँ से मैं ये चीज बोल सकती हूँ, जिंक हैज हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू देन एसएचजी। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होने का मतलब है जिंक हैज हायर टेंडेंसी। पोटेंशियल की होता है टेंडेंसी। जिंक हैज हायर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड देन हाइड्रोजन। ये मतलब है ना, ये कह रहे हैं कि जिंक ते हाइड्रोजन चो ज्यादा ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी किदी है? जिंक दी है। क्यों? क्योंकि जिंक दी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन दी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो ज्यादा वैल्यू आ रही है। जिसकी जो वैल्यू ज्यादा होगी, जिंक की ऑक्सीडेशन वैल्यू हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो जिंक की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली ज्यादा है। अब ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी मतलब जिंक दी ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करन दी। जे जिंक ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਕ ਲੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ, हाइड्रोजन लूज नहीं करूंगा। जे दोनों कंपैरिजन च दोनों की आप गल करते हैं। ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को? जब भी कंपेयर करना है तो सेम ही रख लेनी चाहिए। दोनों को कंपेयर करना है तो दोनों की ऑक्सीडेशन वैल्यूज कंपेयर कर ली मैंने। यहाँ दोनों की ही रिडक्शन भी कंपेयर कर सकती थी। मैं आगे चलूंगी, पहले मुझे ये बताइए, ये क्लियर है? यस मैम।
इसी चीज को रिडक्शन में कंपेयर करके देखते हैं, बेटर समझ में आएगा। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि मैम ऑक्सीडेशन की टर्म्स में कंपेयर कर लिया, अब रिडक्शन की टर्म में कंपेयर करके बताओ। जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल पिया कितनी होगी? पिया, कैन यू लिसन टू मी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतनी है तो उसकी रिडक्शन पोटेंशियल इतनी होगी ना। Minus में होगे। हाँ, वैल्यू सेम है, बस माइनस। हर गुण रिडक्शन पोटेंशियल एसएचसी की कितनी होगी? हर गुण 0। एसएचसी तो जदों भी आ गया, चाहे रिडक्शन है चाहे ऑक्सीडेशन है, वैल्यू 0 ही होनी है। अब मुझे बताओ, इसको यूज करते हैं, जिसकी जो वैल्यू ज्यादा है उस पे वो होगा। इन दोनों को कंपेयर करो। 0 ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ कि -0.76 ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ है निखिलेश? 0 0 0 बड़ा होता है ना। इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन हैज मोर टेंडेंसी टू गेट reduced than जिंक। मतलब कि जिंक के कंपैरेटिवली हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी ज्यादा है। जिंक ते हाइड्रोजन जे कॉम्बिनेशन होणगे ਤਾਂ हमेशा हाइड्रोजन गेन करेगा, जिंक नहीं करेगा। या दूसरे तरीके ना समझ लो, जे कंपैरिजन है जिंक विल ऑलवेज लूज या हाइड्रोजन विल ऑलवेज गेन। दोनों का मतलब सेम है, जस्ट एक्सप्रेशन समझने का तरीका डिफरेंट है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म में समझा, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में समझा, बट रिजल्ट विल ऑलवेज बी सेम। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं बुक्स में ये चीज समझाई नहीं होती है, ये खुद से समझना पड़ता है। वो सिर्फ आंसर लिख के दे देंगे कि ये इतना है, ये इतना है, इसका मतलब ये है। ये चीज याद रखनी, बड़ी देसी सी चीज है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ, कोई डाउट है तो पूछ लो। कंपेयर करना आ गया? बताओगे नहीं बेटा तो पता नहीं चलेगा। देखो कैसे Yes, कंपेयर किया मैंने। जिसकी जो वैल्यू ज्यादा है, 0 से 0.76 प्लस का ज्यादा है, इसका मतलब जिंक की ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज्यादा है। यहाँ पे रिडक्शन वैल्यू बड़ी आ रही थी हाइड्रोजन की। रिडक्शन वैल्यू बड़े होने का मतलब हाइड्रोजन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है जिंक से। अब कॉपर पे आती हूँ। कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली पाई गई इतनी। निखिलेश ये बताओ, रिडक्शन वैल्यू एसएचजी की कितनी होती है? जल्दी बताओ। निखिलेश, जीरो होगी ना। पिया मान्या दोनों के आंसर ठीक है। इसमें क्या सुन नहीं रहे क्या ध्यान से? जशन क्या पूछ रहे तुम? बेटा हाइड्रोजन की +1 होती है ना एसएचजी। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, इसीलिए मैंने 1 लिखा था। वो तो जब बैलेंस करोगे तो फिर 2 आएंगे बाद में, फिर ऐसे लिखते हैं, समझे? बेसिकली हाइड्रोजन हैज वैलेंसी 1। ओके ओके निखिलेश, चलो अगला रिप्लाई देना, कोई बात नहीं, आवाज नहीं सुनी तो। अब ध्यान दो, ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटली इतनी आई, अब इसको इंटरप्रेट करते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि दोनों में से किसकी वैल्यू बड़ी है? कौन सी वैल्यू बड़ी है? विच वन हैज बिगर कॉपर वैल्यू? की कॉपर। तो कैन आई से दिस एज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर is higher naturally than SHG, so it means, अब कौन इसका मतलब बता सकता है? जैसे मैंने पीछे बताया था, क्या मतलब होगा? इट मीन्स कॉपर हैज, higher tendency to reduce. यस,
copper has higher tendency to get reduced। मतलब क्या है कि कॉपर की इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी, गेट रिड्यूस का मतलब ਹੁੰਦਾ है कॉपर ਦੀ इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी हाइड्रोजन नालों ज्यादा होगी। मतलब जे कॉम्बिनेशंस ने किते तो कॉपर ने इलेक्ट्रॉन हमेशा गेन करने एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। ये टेंडेंसीज हैं अलग अलग। जैसे तुम छोटी क्लासेस में एक मेटल एक्टिविटी सीरीज पढ़ा होगा ना कि जिंक कॉपर को हमेशा रिप्लेस कर देता है। बचपन से तुमको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिखाए जाते हैं, जशन पढ़ा है ना ये। तो उसका बेस पोटेंशियल्स होती हैं एक्चुअली। तब तुमको पागल बना देते थे, बताते नहीं थे कुछ। अब आज तुम्हें पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी तो मैं हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली समझा रही हूँ। फिर मैं आपको जिंक और कॉपर का कंपैरिजन करके ये रिएक्शन आपको आज क्लियर हो जाएगा, जो बचपन से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते थे। आ रही बात समझ में? इसी के कारण होता है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड तुम करोगे ना तो तुम्हारा ये रिजल्ट निकलता है। डाइल्यूट की बात हो रही है, ये भी पढ़ा होगा बचपन में। बट कॉपर प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड करोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होता। उसका भी रीजन यही है। अब समझो जरा, जिंक के साथ रिएक्शन क्यों हो जाता है, पीछे पढ़ के आए थे। देखो, जिंक हैज हायर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड देन हाइड्रोजन। ये फंडा अप्लाई हुआ है। अब इसमें देखो, जिंक 0 से +2 में चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि जिंक और हाइड्रोजन, यहाँ पे H+ के आयंस होंगे ना सल्फ्यूरिक एसिड में, और ये जिंक है। जब दोनों कंपैरिजन में होते हैं तो जिंक की टेंडेंसी होती है लूज करने की, क्या? इलेक्ट्रॉन। तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। वो इलेक्ट्रॉन कौन ले लेता है? H लेके बाहर निकल जाता है। तो ये रिएक्शन क्यों हो पाया, जिंक हाइड्रोजन क्यों निकाल पाया? क्योंकि जिंक की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। ये रिएक्शन क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि ये यहाँ पे देखो, कॉपर हैज हायर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। हायर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस का मतलब कॉपर तो खुद ही इलेक्ट्रॉन लेने को तैयार बैठा है, वो हाइड्रोजन को कहाँ से देगा? ये रिएक्शन तो तब होना था, हाइड्रोजन तो तब लिबरेट हो पाती जब कॉपर हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे प्लस की स्टेट में है, उसको इलेक्ट्रॉन दे के H2 बाहर निकाल पाता। बट कॉपर तो पहला ही कहता कि मैं तो लूज करने ही नहीं, मैं तो गेन करने हैं हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली। इस करके रिएक्शन नहीं होता। इज इट फाइन? Yes, ma'am. ये सारा कुछ लॉजिकल है, ऐसे नहीं है कि अपनी मर्जी से कोई भी रिएक्शन हो जाता है। तो तब तुम छोटी क्लासेस में होते हो, तुमको ये चीजें समझाई नहीं जा सकती, बट अब तो हमारे सिलेबस में ही पूरा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, इसलिए हमें समझ में आनी चाहिए। अब इसको कंपेयर करो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म में। जशन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होएगा कॉपर का? प्लीज रिप्लाई मी क्विकली। या इट विल बी -0.34 एंड SH is 0। अब तुम देख रहे हो कि मैं हमेशा सेम रख लेती हूँ जब कंपेयर करती हूँ। पेपर में एक का रिडक्शन दूसरे का ऑक्सीडेशन भी दे देंगे कंफ्यूज करने के लिए, तो तुम सेम बना लेना साइन बदल के। वो अपने आप सेम हो जाता है जब साइन चेंज कर लोगे। सेम में कंपेयर किया जा सकता है, डिफरेंट में करने जाओगे तो गलत हो जाएगा। अब किसकी वैल्यू बड़ी है निखिलेश, बताओ, ये वैल्यू बड़ी है कि ये बड़ी है? जल्दी जल्दी। सुनता ही नहीं तुझे क्या? किसकी वैल्यू बड़ी है? SHG की। SHG की वैल्यू बड़ी है, पिया ने बताया। हमने बोला जिसकी जो वैल्यू बड़ी है उस पे वो होगा। SHG की ऑक्सीडेशन वैल्यू बड़ी है, तो मैं लिख सकती हूँ हाइड्रोजन या SHG हैज हायर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड देन कॉपर।
मतलब ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਪਰ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ, लूज करूगा इलेक्ट्रॉन। कॉपर नहीं करता हाइड्रोजन के कंपैरेटिव। जशन तुमको आंसर मिल गया जो तुमने पूछा था। अब ऐसा क्यों होता है, वो तो एक्टिविटी सीरीज जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे हम बोलते हैं जिंक इज मोर रिएक्टिव, वो उनकी इंटरनल नेचर है, किसी की पोटेंशियल्स पे बेस्ड होता है वो। ठीक है, अब तुमको कंपेयर करना आ गया। अब हम लेंगे जिंक और कॉपर को लेते हैं। अभी तक तो मैं SHC के साथ कंपेयर कर रही थी। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक हमने देखा था, इतना आया था, देखा ना हमने अभी। कॉपर का लिख लेते हैं। अब कॉपर का भी ऑक्सीडेशन भी लिखना है, उल्टा मत कर लेना। ठीक है, दोनों के मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख लिया। किसकी वैल्यू बड़ी है? जिंक की। जिंक की ऑक्सीडेशन वैल्यू बड़ी है, तो मैं लिख सकती हूँ हमने क्या सीखा है, जिसकी जो वैल्यू बड़ी है उस पे वो होगा। जिंक की ऑक्सीडेशन वैल्यू बड़ी है तो जिंक पे ऑक्सीडेशन होगी। जिंक हैज हायर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड देन कॉपर नेचुरली, इसीलिए वो तुमको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखा पाता है। क्योंकि if zinc and copper are in comparison, zinc has always tendency to lose, ये लूज कर देगा, लूज करके जो इलेक्ट्रॉन लूज करके देगा वो कॉपर लेके न्यूट्रल में चला जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक सो कि अब रिडक्शन से भी आप कर सकते हो, करके देखना खुद ही दोनों की रिडक्शन लेके। तो इस तरीके से तुम मतलब कंपैरिजन कर सकते हो। इसका फायदा भी एक होता है, इसका फायदा ये होता है कि हमने जो सेल पढ़ा है, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा है, उसमें हमने देखा था कि कैथोड एनोड बने थे ना, कैथोड एनोड हमने बनाए थे। उसमें तुमको मैंने एक फंडा बताया था कि एनोड हमेशा किसको बोलना है मान्या, जहां इस पे एनोड किसको बोलते हैं, जिसपे क्या होता है, बोलो, ट्रिक भी सिखाई। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। और कैथोड किसको बनाना होता है, जिसपे रिडक्शन होगा। पेपर में अब कैसे न्यूमेरिकल्स करेंगे आप, उसने क्या करना है, तुमको पोटेंशियल्स दे देनी है, चाहे रिडक्शन दे दे चाहे ऑक्सीडेशन दे दे, और उसने पूछना है कि बताओ जी इन दोनों को कंपेयर करके सेल बनाना। जैसे मान लो मैं जिंक कॉपर का ही केस ले लूं। अब तो मैंने तुमको बताया था कि जिंक लेफ्ट साइड पे था, उस वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था, कॉपर राइट पे था। बट तब मैंने तुमको ये भी बोला था कि तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि जिंक ही क्यों लूज कर रहा है। अब उसका आंसर आया, पोटेंशियल्स पे बेस्ड है। अब तुम देखो, उसने तुमको बोल दिया कि पोटेंशियल्स इतने हैं, बताओ कौन एनोड बनेगा कौन कैथोड। तो तुम सेम रख लोगे, चाहे रिडक्शन रख लो दोनों, चाहे ऑक्सीडेशन। जैसे मैंने ऑक्सीडेशन रख लिया, तो मुझे पता चल गया कंपैरिजन से कि जिंक की टेंडेंसी कॉपर से ज्यादा है, क्या होने की, ऑक्सीडाइज होने की, मतलब लूज करने की। मतलब दोनों को मैं यूज कर रही हूँ, तो जिंक लूज करेगा। जिंक लूज करेगा तो नेचुरली जिंक एनोड बनेगा और कॉपर क्या बनेगा, कैथोड। आर यू गेटिंग इट? क्या बोला मैंने, पोटेंशियल्स की हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि सेल में कौन कैथोड और कौन एनोड बनेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। एक एग्जांपल और देती हूँ। सपोज I want to make an electrochemical cell using copper and silver. Using कॉपर एंड सिल्वर का कॉम्बिनेशन बनाना है, और वो मुझे पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैथोड एनोड बताओ कौन होगा। और डाटा क्या दिया मैं बताती हूँ। डाटा दिया रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर की दे दी इतनी, और बोल दिया रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर की इतनी। जिसको मैं बोलूंगी वही जवाब देगा। दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल सामने है, किसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है या किसकी वैल्यू ज्यादा है? सिल्वर। सिल्वर की वैल्यू ज्यादा है ना। हमने सीखा है जिसकी जो वैल्यू ज्यादा है उस पे वो होगा। हर गुण क्या लगता है,
सिल्वर की रिडक्शन वैल्यू ज्यादा है, तो सिल्वर पे क्या होना चाहिए? प्रेफरेबली सिल्वर हैज हायर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। कॉपर के कंपैरिजन में बात कर रही हूँ, सिल्वर रिड्यूस होना प्रेफर करेगा। सिल्वर रिड्यूस होना प्रेफर करेगा मतलब सिल्वर कैथोड बनेगा, कॉपर क्या बनेगा? एनोड। इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो, कॉपर और सिल्वर में कॉपर एनोड बनता है, जिंक और कॉपर में कॉपर कैथोड बनता है। तो ये कोई फिक्स नहीं होता कि ये एलिमेंट हमेशा कैथोड बनेगा या हमेशा एनोड बनेगा। इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द combination which you are using. Why? Because the basic funda is of potential. Any doubts? अब कोई भी दो एलिमेंट दे रखे हो, उनकी पोटेंशियल्स दे रखी हो, तो तुम आराम से कंपेयर कर सकते हो। मैंने तो सेम सेम रख दिया, वो कंफ्यूज करने के लिए क्या करेंगे, जैसे इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया और जान के बोल देंगे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.8 है। तो जब कंपेयर करना है साइन बदल लेना, कॉमन रख लेना। फाइन, अब आगे चलते हैं। एनी डाउट्स? No, ma'am. अगला है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, एक्टिविटी सीरीज भी इसे बोल देते हैं। अब तुम लोगों ने देख लिया कि हम SHE के साथ कंपेयर करके हम पोटेंशियल्स निकाल पा रहे हैं। जैसे हमने कॉपर की देखी, जिंक की देखी, सिल्वर की देखी। ये जो सारी वैल्यूज है ना बेटा, ये SHE के कंपैरिजन में निकलती हैं। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी निकल सकती हैं, कईयों की रिडक्शन निकलती हैं। तो एक को ना स्टैंडर्ड मान लेते हैं। ज्यादातर हम रिडक्शन पोटेंशियल्स यूज करते हैं, ज्यादातर रिडक्शन पोटेंशियल्स के टर्म में बात होती है। तो मतलब जैसे एक को रख लेते होते हैं ना, जैसे IUPAC में मतलब कुछ रूल्स रख लेते हैं, वैसी बात है। अच्छा, SRP का पूरा नाम क्या होगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड हमने बात करी थी E0 से हम लिखते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कंडीशंस फिक्स हैं, 298 केल्विन टेम्परेचर है और कंसंट्रेशन 1 मोलर है एंड प्रेशर होगा, गैस होगा तो 1 बार होगा। तो इन लोगों ने क्या किया, बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू निकाल ली। ठीक है, और वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। कैसे, मैं बताती हूँ। देखो, जैसे ये लिथियम लिखा है, लेट मी राइट अगेन, फिर मैं डेफिनेशन लिख दूंगी। जैसे लिथियम की रिडक्शन वैल्यू की बात कर रही हूँ, इसीलिए मैंने रिडक्शन के टर्म में रिएक्शन दिखा दिया। इसकी वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, कौन सी वैल्यूज हैं ये? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज हैं -3.05 वोल्ट। और उसके बाद पोटेशियम आता है, इसकी वैल्यू होती है -0.93। अब ये देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, वैल्यू बढ़ रही है ना, माइनस, समझ रहे हो ना, माइनस में कम हुई मतलब वैल्यू बढ़ रही है। कैल्शियम की वैल्यू देखें हम, तो कैल्शियम की वैल्यू होती है -2.87 वोल्ट। ऐसे करते करते मैं 2-4 लिख देती हूँ, वैसे तुम लोग ये देख लेना। NCERT में ऑपोजिट ऑर्डर दे रखा है, बट जैसे मैं करा रही हूँ आप वैसे करना, दैट विल बी मोर हेल्पफुल टू यू। नाउ यू कैन सी ये अरेंजमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो उसके बाद जैसे आता है मैग्नीशियम, इसकी वैल्यू है -2.36 वोल्ट। ऐसे करते 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 हाइड्रोजन आ जाता है। बीच में बहुत सारे हैं, मैंने छोड़े हैं अभी। हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड 0 वोल्ट होती है। ठीक है, हाइड्रोजन के फिर मतलब ये सारे नेगेटिव थे, इसके बाद मैं यहाँ लिख रही हूँ, जगह नहीं, कुछ की लिखूंगी, ज्यादा नहीं लिखूंगी। जैसे एक एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, कॉपर की हमने अभी करी थी +0.34 वोल्ट। उसके बाद तुम फेरिक की देखो, फेरिक की फेरस में चेंज होने वाली
इसकी वैल्यू होती है +0.77 वोल्ट। और ले लेते हैं एक दो, फिर बीच में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं गोल्ड की, इसकी वैल्यू है +1.40 वोल्ट। और लास्ट में आता है फ्लोरीन की वैल्यू 2F नेगेटिव है, इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, रिडक्शन वैल्यू ये। अब ये एक ऑर्डर बन जाता है, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। तो डिफाइन करना हो तो क्या लिखेंगे, दी SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ different electrodes, standard reduction potential values of different electrodes are calculated, लिख लेना इसको, are calculated with reference to SHG and are arranged in increasing order and are arranged in a series in increasing order, which is called electrochemical series। आई बात समझ में? वैल्यूज वैसे दे रखी होती हैं, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा तुमको एलिमेंट्स का आइडिया होना चाहिए। तो स्पेस छोड़ दो, मैं तुमको पूरी सीरीज भी लिखवा दूंगी, खुद से चाहे लिख लेना, एनसीईआरटी में जैसे दे रखे है उसके ऑपोजिट ये लिख लो, जो मैंने यहाँ पे लिखे ना उससे तुमको पता चल जाएगा कि कैसे लिखना है। तुम्हारा काम क्या है, नोट्स में एक तो ये लिख लेना और ये सीरीज खुद से लिखना सारी एनसीईआरटी से देख के, एक बार होगा ना पास में तो ठीक रहता है। समझ में आ गई जो जो बातें बताई हैं मैंने? कुछ पूछना तो बोलो। क्लोराइड आया ना एंड में, फ्लोराइड आयन बनेगा ना, ये लिखा है मैंने, ये रिएक्शन की फॉर्म में लिख दिया ना। पोटेंशियल तो हम फ्लोरीन की बोल लेंगे। डन। शुड आई मूव टू नेक्स्ट पेज? Yes, ma'am. ओके, सो लेट्स डू वन थिंग, मैं नई मीटिंग स्टार्ट करती हूँ, 5 मिनट है, फिर टॉपिक बीच में वो हो जाएगा। सो आई एम एंडिंग इट। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है ना, उसकी एप्लीकेशंस, मतलब उससे हम क्या क्या पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले है ईएमएफ ऑफ सेल, सेल का ईएमएफ निकालना आना चाहिए। ईएमएफ बेसिकली क्या होता है, नेट पोटेंशियल, कि हमने सेल वर्किंग करना है, वो पोटेंशियल हमें देगा कितनी, है ना, वही हमारा मेन पर्पस होगा, हमने उसी से काम करवाना है, नेट पोटेंशियल। वैसे इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको सेल पोटेंशियल भी बोल देते हैं, या नेट पोटेंशियल, या पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारे नाम इसके लिए यूज होते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब मैं इसका फॉर्मूला लिखने लगी हूँ ईएमएफ का, तो बोर्ड में सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए। और ये फॉर्मूला आया कैसे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक लाइन की डेरिवेशन है, वो भी आ जाती है कई बार, तो मैं वो बता देती हूँ, बहुत आसान है। ईएमएफ ऑफ अ सेल, प्लीज ध्यान रखना जब मैं सेल यूज कर रही हूँ, तो वी आर डीलिंग राइट नाउ विद द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो ईएमएफ का फॉर्मूला ये होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इसको ऐसे बॉक्स में डाल लेना, ये फॉर्मूला यूज होगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ईएमएफ क्या है कि जो सेल बनाया है वो कितनी पोटेंशियल देगा हमको, पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं, या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ई नॉट कैथोड ई नॉट एनोड क्या चीज़ है, ई फॉर पोटेंशियल, नॉट फॉर स्टैंडर्ड। अब ये तो तुमको दिख ही गया, यहाँ पे कैथोड लेना है, यहाँ पे एनोड की पोटेंशियल लेनी है। बट द मेन पॉइंट विच नीड टू बी टेकन केयर व्हेन वी नीड टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, कि पोटेंशियल्स मस्ट बी रिडक्शन पोटेंशियल्स। ये फॉर्मूला इसे ढंग से ड्राइव हुआ है कि पोटेंशियल्स रिडक्शन पोटेंशियल्स होनी चाहिए।
दोनों। अब तुम पूछोगे मैम कैथोड पे तो रिडक्शन होती है बट एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होती है, तो उसकी ऑक्सीडेशन वैल्यू लगाएंगे नहीं। जैसे कॉपर और जिंक का हमने कॉम्बिनेशन डेनियल सेल में पढ़ा। अब मान लो पेपर में आ जाए कि इसकी ईएमएफ निकालो, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। पेपर में आ जाए कि ईएमएफ निकालो डेनियल सेल की, और वो तुमको दे दे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक की इतनी वैल्यू है, ये दिया होगा, और तुमको दे दे वो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर की वैल्यू इतनी है, ये दे दिया, ये न्यूमेरिकल में ऐसे करके दे दिया, और वो बोलता है ईएमएफ निकालो। तो तुमको याद आएगा कि क्लास में पढ़ा था ईएमएफ का फॉर्मूला ई नॉट कैथोड माइनस एनोड। तो पेपर में ये भी नहीं बताएगा कि कौन कैथोड कौन एनोड है, अपना दिमाग लगाना है। कैसे लगेगा दिमाग, ये तो कर ही रखे आप हम लोगों ने, है ना किया होता तो मैं बताती, चलो अभी बता देती हूँ। कंपैरिजन करना सिखाया है ना, कैसे करना है कंपैरिजन, कॉमन रख लो। क्या कॉमन रख लो, या तो दोनों की ऑक्सीडेशन कर लो या दोनों की रिडक्शन कर लो। चलो दोनों की ऑक्सीडेशन कर लेते हैं, इसकी तो ऑक्सीडेशन दे ही रखी है, कंपेयर करना था मैंने तो इसकी भी मैंने ऑक्सीडेशन वैल्यू निकाल ली। कंपेयर करने का मतलब होता है ये पता करना कौन कैथोड है कौन एनोड। किसकी वैल्यू ज़्यादा है, जिंक की। कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, ऑक्सीडेशन वैल्यू जिंक की कॉपर से ज़्यादा है, तो जिंक पे ऑक्सीडेशन होगा प्रेफरेबली। जिंक पे ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक एनोड बनेगा, कॉपर क्या बनेगा, कैथोड। समझ में आ गया। तुमको सिर्फ पोटेंशियल दी होंगी, सीधा ईएमएफ निकालनी है, तो फॉर्मूला लगाना है। अब पता तो चले कि कौन कैथोड कौन एनोड है, वो भी पोटेंशियल से ही पता चलता है। पोटेंशियल से कैसे, कंपेयर करना आना चाहिए। तो कंपेयर करके रिजल्ट निकला कि जिंक एनोड बन रहा है, तो फॉर्मूला लगाया हमने ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब दूसरी बात जो ध्यान रखनी है, अब पता चल गया कि कैथोड कॉपर है भाई और ये जिंक है, तो यहाँ पे कॉपर की पोटेंशियल डलनी है, यहाँ पे जिंक की डलनी है। अगली बात, कौन सी पोटेंशियल डलनी है, रिडक्शन वाली। फॉर्मूला इसी तरीके से बना हुआ है कि वैल्यू भरते टाइम रिडक्शन वाली होनी चाहिए। जिंक की रिडक्शन वैल्यू कितनी है, सॉरी कॉपर की रिडक्शन वैल्यू 0.34 है, जिंक की दिती हुई ऑक्सीडेशन वाली, बट फॉर्मूले च जदों पुट करनी है वैल्यू रिडक्शन वाली होनी चाहिए है, तो साइन चेंज करके फिर पुट किया, तैन तुसी कढ़ लियो आंसर। कि तुसी मेरी गल समझ गए। तो आंसर क्या आएगा, 0.34 प्लस 0.76, 1.1 वोल्ट आंसर है। दो बातें ध्यान में रखनी है, सिर्फ पोटेंशियल दी होंगी, ईएमएफ पूछेगा। पॉइंट नंबर 1, ये पता करना है विच इज एनोड विच इज कैथोड, विच इज एनोड विच इज कैथोड। कैसे पता करना है, पोटेंशियल्स को कंपेयर करके। कंपेयर करते टाइम दोनों ऑक्सीडेशन कर लो या दोनों रिडक्शन कर लो, वो अलग बात है, कंपेयर हो गया, ठीक है, पता कर लिया, फॉर्मूला लगाया। अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते टाइम ये ध्यान रखना है कि वैल्यूज जो पुट करनी है वो रिडक्शन वैल्यूज होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला इस तरीके से बना हुआ है। इज इट फाइन। बेटा एक तो तुम तंग बहुत करते हो मुझे, तुम लोग ना, एक आधे बच्चे को Yes, छोड़ के कोई ma'am. बोलता ही नहीं है। आपको तो हाँ ना करने में भी दिक्कत होती है, मैं कब से चीख रही हूँ। हाँ तो फिर वीडियो ऑन करा के बिठाया करूँ, और तो कोई मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है कि तुम्हारी शक्लें देख के मुझे पता चले कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा। क्या यस नो भी नहीं होता तुमसे, अक्षित, निखिलेश, हरगुन, मान्या, पिया। जब मैं पूछती हूँ तो हाँ ना करना है ना। न्यूमेरिकल लिखो एक, फिर बाद में पता चलेगा कि हाँ जब चैप्टर हो जाएगा कि समझ में नहीं आया हमें तो मैम कुछ, हमें तो आता ही कुछ नहीं, क्योंकि तब हमने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया।
एक्स्ट्रा तुमको मैं क्या सिखाऊं जब तुम उसी पे ध्यान नहीं देते हो? Write down the question. Calculate the standard EMF of a cell ऐसे लिखो, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल गिवन अब इसमें हमें एक दो चीजें और सीखने मिलेंगी। ये बड़ी अलग अलग नोटेशंस यूज करते हैं पोटेंशियल्स देने के लिए। इतना सा डाटा दे दिया और बोल दिया क्वेश्चन सॉल्व करो। अब देखो जरा, ईएमएफ निकालनी है, कोई सेल है, अभी इतना तो दिख रहा है कि उसमें जिंक और सिल्वर का कॉम्बिनेशन होगा। ईएमएफ निकालनी है तो फॉर्मूला क्या लगेगा? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। हमें मालूम है कि ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। अब अगली बात, तुमको दो चीज़ें सिखाई हैं। पहले ये पता करना है कौन एनोड कौन कैथोड है। वो पता करने के लिए हमें पोटेंशियल्स देखनी पड़ेंगी कि कौन सी दे रखी हैं। अब उसने लिख के नहीं दिया कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखी है क्या रिडक्शन, मैं तो तुमको लिख के दे रही थी, उसने ये नोटेशन बना दी। इस नोटेशन का मतलब क्या है? इस नोटेशन, बेटा जब आयन बाद में लिखा हो ना, न्यूट्रल फॉर्म पहले लिखी हो आयन बाद में लिखा हो, तो इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखी है। ये सिर्फ पोटेंशियल दसन का एक तरीका है कि कौन सी पोटेंशियल, या तो ऐसे लिख के देता ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज सो एंड सो, इतना आसान तो होगा नहीं +2 में। तो जब आयन बाद में लिखा हो स्लैश डालेगा या कॉमा डालेगा। आयन बाद में लिखा तो ऑक्सीडेशन वैल्यू दी हुई है। जे मान लो ऐदा हुंदा आयन पहला हुंदा ते न्यूट्रल फॉर्म बाद चों हुंदी, ਇਹਦਾ मतलब रिडक्शन वैल्यू हुंदा। आ गई गल समझ? जे आयन बाद च दिता है तो ऑक्सीडेशन वैल्यू है, दोनों की ऑक्सीडेशन वैल्यू दे रखी है क्योंकि दोनों च आयन बाद च है। किदी ऑक्सीडेशन वैल्यू बड़ी है? जिंक की बड़ी है। इसका मतलब जिंक प्रेफरेबली ऑक्सीडाइज होगा, तो जिंक एनोड बनेगा, इस केस में सिल्वर बनेगा कैथोड। ठीक, तो यहाँ पे सिल्वर का वैल्यू डलेगी, यहाँ पे जिंक की। दूसरा पॉइंट क्या बताया था कि जब वैल्यू भरनी है वो रिडक्शन वैल्यू भरनी है, फॉर्मूला इस तरीके से बना, दे रखी है ऑक्सीडेशन वैल्यू, तो भरते टाइम साइन बदलेंगे क्योंकि दोनों ऑक्सीडेशन सी, तो वैल्यूज पुट करनी है रिडक्शन वैल्यू। माइनस माइनस ए माइनस का फॉर्मूले वाला है, ए माइनस वैल्यू वाला है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 0.8 ते 0.76 1.56 आ गया। जशन ने बहुत पहले आंसर दे दिया था, वेरी गुड। ठीक है, और एक पॉइंट लिख लेना, कोई भी सेल तभी वर्किंग होता है जब उसका ईएमएफ पॉजिटिव आता है। ईएमएफ कभी नेगेटिव आ गया तो वो सेल चलेगा ही नहीं। तो लिख लेना, ईएमएफ ऑफ सेल शुड बी पॉजिटिव फॉर सेल टू बी वर्किंग। ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे इस टॉपिक में से। यही पॉसिबिलिटीज अलग अलग हो सकती हैं और कुछ नहीं। अब एक और क्वेश्चन लिखो। मैंने तुमको सारा कुछ भेज दिया था, रिकॉर्डिंग भी और ये रिटर्न पेज भी, और मैंने आज अपने खुद के नोट्स की पिक क्लिक करके भी तुमको भेज दी है। अ सेल इज प्रिपेयर्ड बाय, जितनी मैं मेहनत करा रही हूँ ना, तुम एटलीस्ट थोड़ा उतना तो इंटरेस्ट दिखाओ ताकि तुम्हारा रिजल्ट इम्प्रूव हो सके। मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो जितने नंबर तुम लोगों के आ रहे हैं तुमको दिख ही रहा है खुद ही। मुझे नहीं लगता मैं और क्या एफर्ट कर सकती हूँ अपनी तरफ से। आई एम पुटिंग माई बेस्ट, यू शुड पुट योर बेस्ट।
टेस्ट सिर्फ बोर्ड लेवल का था जो मैंने डाला था, उसमें ही तुम लोगों की हालत खराब हो रखी है, एक दो को छोड़ के। दिखता है ना कहाँ पे खड़े हो अभी। मैं बहुत रेयर डांटती हूँ, बट तुम लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया कि तुम लोगों को मुझे डांटना पड़ जाए। अच्छा एक बात और, यहाँ पे उसने स्टैंडर्ड पोटेंशियल बोल दिया इतनी इतनी है, उसने बताया नहीं रिडक्शन है क्या ऑक्सीडेशन। जब कुछ नहीं लिखा होता तो वो ऑटोमेटिकली रिडक्शन वैल्यूज लेके चलना है। कुछ नहीं लिखा होता तो रिडक्शन वैल्यू लेके चलना है। ए पार्ट पूछ रहा है व्हाट इज सेल रिएक्शन। बी पार्ट पूछ रहा है कैलकुलेट ईएमएफ। सी पार्ट पूछ रहा है विच इलेक्ट्रोड टू बी पॉजिटिव। टू बी पॉजिटिव मतलब साइन दस्या सी ना ਤੁਹਾਨੂੰ एनोड ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਆਂਦਾ कैथोड ਤੇ ਕਿਹੜਾ, ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ निकल पॉजिटिव हो या कॉपर। सेल रिप्रेजेंटेशन, we need to find all these parts. yes please try the numerical। देखो क्या दे रहा है। a cell is prepared, कहता है एक सेल बनाया गया by dipping a copper rod in 1 molar copper sulfate solution। we have 1 molar copper sulfate solution and the copper rod is dipped in it and nickel rod, हमें नहीं पता अभी किस पे ऑक्सीडेशन होनी है किस पे रिडक्शन, मैं जस्ट सेटअप बना रही हूँ। निकल रॉड एंड निकल सल्फेट, वो भी 1 मोलर है। ये हाफ सेल हमारे पास पड़े थे, ठीक है, ये दोनों पड़े थे, मैं सेपरेट कर दिया। तो दोनों की स्टैंडर्ड पोटेंशियल दे रहा है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल मतलब कौन सी है ये, रिडक्शन है क्या ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन। रिडक्शन वैल्यूज हैं, कुछ नहीं लिखा हुआ तो रिडक्शन वैल्यूज हैं। कॉपर की रिडक्शन वैल्यू इतनी है और निकल की इतनी है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है सेल रिएक्शन क्या होगा। सेल रिएक्शन मतलब नेट रिएक्शन। तो नेट रिएक्शन के लिए हमें पता है कि हमें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन पहले लिखने आने चाहिए। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन पहले लिखते हैं और पहले पता तो चले किस पे ऑक्सीडेशन हो रही है किस पे रिडक्शन। अब देखो कंपेयर करना है, कंपेयर करने के लिए सेम रखना होता है। ऑटोमेटिकली दोनों रिडक्शन वैल्यूज हैं, किसकी वैल्यू बड़ी है पिया। कॉपर की वैल्यू बड़ी है। और कौन सी वैल्यू बड़ी है, रिडक्शन वैल्यू बड़ी है। तो कॉपर पे रिडक्शन होगी, ठीक है, कॉपर पे रिडक्शन होगी मतलब कॉपर कैथोड बनेगा और निकल क्या बनेगा, एनोड। इतना पता लग गया। निकल एनोड बन रहा है मतलब निकल पे ऑक्सीडेशन होनी है। ऑक्सीडेशन होनी है तो ਉਹਦਾ हाफ रिएक्शन ये बनेगा। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन निकल दिखाएगा तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन किवें लिखांगे। अब पता चल गया रिडक्शन किस पे होनी है, कॉपर पे। तो कॉपर के आयंस 2 इलेक्ट्रॉन, आयंस आए कहाँ से, कॉपर सल्फेट में आयंस थे। हाफ रिएक्शन हो गए। पूरा रिएक्शन कैसे लिखते हैं बताया था, ऐड कर दो, इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे वो अपने आप काट लेना। रिएक्टेंट में रिएक्टेंट ऐड कर दो, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट। तो ये सेल रिएक्शन हो गया। क्या सभी को समझ में आ गया सेल रिएक्शन। अब ईएमएफ निकाल लो। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या सिखाया, यहाँ पे लिख रही हूँ, ई नॉट कैथोड माइनस एनोड। कैथोड कौन है, कैथोड है कॉपर। वैल्यू रिडक्शन ही पुट करनी है, दित्तियां भी रिडक्शन होइयां ने, साइन चेंज करन दी लोड़ नहीं। 0.59 आ गया वोल्ट, प्लस 0.59 वोल्ट ईएमएफ है। पॉजिटिव तो दसिया सी केड़ी पॉजिटिव होंदी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड पॉजिटिव होता है, याद है ना, इलेक्ट्रॉन का सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर कैथोड है तो कॉपर विल बी पॉजिटिव, कॉपर इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा। रिप्रेजेंटेशन सिखाई हुई है, कैसे करोगे रिप्रेजेंटेशन, निकल सॉलिड स्लैश निकल आयन कंसंट्रेशन 1 मोलर
डबल स्लैश सॉल्ट ब्रिज, इधर क्या लिखेंगे, कॉपर, कंसंट्रेशन कितनी है उसकी 1 मोलर, सिंगल स्लैश कॉपर सॉलिड। Is it fine? All the parts? If you have any doubt, anyone, you can tell me. I'll explain again. So this type No, of ma'am. Clear. Argun, this type of questions जो No, है, ma'am. okay good. इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तुम लोगों को। Yes? मैम सेल रिएक्शन दोनों की अलग अलग लिखनी है कैथोड और एनोड की, कि दोनों का ऐड अप करके लिखना है? एड अप करके सेल रिएक्शन उसी को बोलते हैं, वो तो मैं लिखना सिखा रही थी। कई बच्चों को डायरेक्ट नहीं लिखना आता, इसीलिए पहले हाफ हाफ लिख लेने चाहिए। आता है डायरेक्ट लिख दो तो वो डायरेक्ट वाला आंसर है। ठीक है, तो एक ये एप्लीकेशन सबसे बड़ी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। ईएमएफ निकालनी सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है कि ईएमएफ निकालनी आ जाती है। और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, तो एक एप्लीकेशन में 5 मिनट है हमारे पास और डिस्कस करती हूँ। बेटा कंसंट्रेशन अलग दियो, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, वो अगला टॉपिक होगा नॉस्ट इक्वेशन। कंसंट्रेशन से पोटेंशियल बदल जाती है, क्या इफेक्ट आता है वो हम पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में। अब देखो, अब जैसे जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपने आप दिमाग चलने लग जाता है। हाँ बोलो। मैम जैसे ये हमें दिया हुआ है कि 1 मोलर है, तो ये हमने जो सेल रिप्रेजेंटेशन में भी ये मेंशन करेंगे? हाँ दिया हुआ है तो मेंशन करोगे, नहीं दिया तो C1 लिखोगे। अच्छा ठीक है, उसकी जगह। ओके। दूसरी एप्लीकेशन लिखो और इसमें लिख लो, आपने वो पढ़ा हुआ है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग पावर, +1 का कंसेप्ट है, मुझे पूरा यकीन है आपको नहीं आता होगा। टू कंपेयर द, इसमें नहीं कराया था, जर्नल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है वो किया था ना। टू कंपेयर द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर्स, ये बहुत आसान है। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम तो सुन रखा होगा तुम लोगों ने, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है, ये उसमें था तुम लोगों को एस ब्लॉक में भी बताया गया था अल्कली मेटल्स के केस में। ठीक है, अब मैं समझाती हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा और ऑक्सीडाइजिंग पावर एक ही बात है। हम जैसे बोल रहे हैं ना कि सपोज करो कोई एलिमेंट है, मैं बोलूँ उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा है, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो इनको एक दूसरे के मतलब सेम लेके चलना। क्या बोला मैंने, इफ आई से सो एंड सो एलिमेंट हैज हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर मीन्स इट एक्ट एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली reducing agent means reducing agent or reducing power, one and the same thing. Now let's see what are oxidizing and reducing agents. पढ़ा हुआ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो दूसरे की ऑक्सीडेशन कराने में मदद करता है, जो दूसरे की ऑक्सीडेशन में मदद करेगा। कैसे करेगा, इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड, जो खुद रिड्यूस हो जाए, जो खुद रिड्यूस हो जाए वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पंजाबी में लिख लो, जो खुद, नहीं समझ में आता जिनको तो, जो खुद रिड्यूस हो जाए वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे की रिडक्शन में मदद करे, खुद क्या हो जाए ऑक्सीडाइज, इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड। आई बात समझ में? तो अब ये कैसे पता चलेगा, सीरीज, अभी हमने सीरीज का थोड़ा आइडिया लिखा था, मैं आपको एक्सट्रीम लेके दोनों में लिथियम और फ्लोरीन एक्सट्रीम पे आते हैं वो समझाती हूँ। तुमने सीरीज देखी, सीरीज में एंड में हमने फ्लोरीन लिखा हुआ है, लिखा था ना, तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही थी +2.87 है ना वोल्ट। तो ये कौन सी वैल्यूज़ में हमने सीरीज, आपको पता है स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यू पोटेंशियल वैल्यूज़ है, तो फ्लोरीन की रिडक्शन वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब फ्लोरीन की
इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बहुत 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 ज़्यादा है, रादर सबसे ज़्यादा है, मुझे ये कहना चाहिए। फ्लोरीन की रिडक्शन वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब फ्लोरीन रिड्यूस होके बहुत हैप्पी है। रिड्यूस होके मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहती है, रिड्यूस हो जाएगी, इसका मतलब फ्लोरीन एक्ट एज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझे ये बात? फ्लोरीन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि फ्लोरीन खुद बहुत ज़्यादा रिड्यूस होने की कैपेसिटी रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि उसकी रिडक्शन वैल्यू बहुत ज़्यादा। क्या ये बात समझ में आ गई? यस मैम। यस मैम। अब लिथियम देखो, लिथियम की रिडक्शन वैल्यू सबसे कम है, कितनी वैल्यू थी? माइनस इतनी, ठीक है। तो इसको समझेंगे कैसे? लिथियम की रिडक्शन वैल्यू बहुत कम है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यू बहुत कम है। अब मैं तुमको बोलूँ कि लिथियम की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताना, कितनी होगी लिथियम की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? उतनी ही प्लस में हो जाएगी ना, समझ रहे हो? देखो रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है, सबसे कम है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगी। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बहुत है। ऑक्सीडाइज होके खुश है, इलेक्ट्रॉन लूज करके खुश है। जो ऑक्सीडाइज होके खुश है तो एक्ट की करूँगा रिड्यूसिंग एजेंट, तो लिथियम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो पहले तो ये समझना है कि रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, लिथियम हैज़ बेस्ट रिड्यूसिंग पावर, फ्लोरीन हैज़ बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर एजेंट्स के टर्म में भी देख सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जो खुद रिड्यूस हो जाएगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा मतलब जो रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन के खुश है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा मतलब या तो रिडक्शन वैल्यू घट होए या ऑक्सीडेशन वैल्यू ज़्यादा हो, एक कोई गल है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। रिकॉर्डिंग भेजूंगी, जिन लोगों को दिक्कत है एक बार दोबारा सुन लेना, ठीक है। +1 के कंसेप्ट वीक हैं तो मेहनत ज़्यादा करोगे कवर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बस 2 बार सुनना पड़ेगा, दैट्स इट। ठीक है बेटा, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। गुड नाइट।